Hello Asbury. हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप लोग बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे। आज हम देख रहे हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड ऑन द चैप्टर फेडरलिज्म। आर यू पीपल एक्साइटेड, रेडी? ओके, अगर आपने चैप्टर अच्छे से पढ़ा है तो हर क्वेश्चन को अच्छे से अटेम्प्ट कीजिएगा। तो द फर्स्ट क्वेश्चन इज डैश इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच द पावर इज डिवाइडेड between a central authority and various constituent units of country। ऐसी कौन सी गवर्नमेंट का सिस्टम है जिसमें पावर्स डिवाइड की जाती है बिटवीन सेंट्रल अथॉरिटी एंड स्टेट गवर्नमेंट? क्या ये डिक्टेटरशिप है, यूनिटरी सिस्टम है, मोनार्की है या फेडरलिज्म है? बताइए क्या है ये। द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज फेडरलिज्म। फेडरलिज्म में क्या होता है कि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में जो पावर्स होते हैं वो डिवाइड हो जाते हैं और दो या दो से ज़्यादा कंट्री रन करती है, टेरिटरी में वर्क करती है किसी भी कंट्री की, तो उसे हम कहते हैं फेडरलिज्म। ऐसा डिक्टेटरशिप में पॉसिबल है? नहीं है बच्चा लोग। यूनिटरी सिस्टम में ना यूनिटरी सिस्टम में भी पॉसिबल नहीं है। बना कि अरे भाई यहाँ तो राजा का रूल है मैम, यहाँ कैसे पॉसिबल है? ठीक, तो ये भी ऑप्शन गलत है। Next is different tier of government govern the same citizen but each tier has its own dash specific matter। जो हर गवर्नमेंट का टायर है दैट इज फर्स्ट सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल गवर्नमेंट, ये तीनों ही सेम सिटीजन को गवर्न करते हैं बट उनका डैश अलग अलग है। क्या अलग अलग है? क्या एडमिनिस्ट्रेशन अलग है, क्या जुरिस्डिक्शन अलग है, एग्जीक्यूशन अलग है, पॉलिसीज अलग है? द करेक्ट आंसर इज जुरिस्डिक्शन। उनका दायरा अलग अलग है, उनका एरिया ऑफ वर्क अलग अलग है, उसको बोलते हैं जुरिस्डिक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which among the following are examples of coming together federation? coming together federation means different states जो हैं वो आते हैं और एक बड़ी यूनिट में मिल जाते हैं। ये हमने देखा था, याद है, टू टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी में, टू टाइप्स ऑफ फेडरलिज्म में कमिंग टुगेदर फेडरेशन में कौन सी कंट्रीज जो एग्जाम्पल हैं? पहला इंडिया, स्पेन, बेल्जियम। सेकेंड इंडिया, यूएसए, स्पेन। थर्ड इज यूएसए, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया। एंड डी इज बेल्जियम एंड श्रीलंका। द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी, दैट इज यूएसए। यूएसए इज यूएसए, स्विट्जरलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया। सी, इसको याद करने का एक बहुत अच्छा तरीका है कमिंग टुगेदर फेडरेशन का, दैट इज यूएसए। यू से यूएसए याद रखिएगा, एस से स्विट्जरलैंड, ए फॉर ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट इज where a large country decides to divide its power between constituent states and national government, it is called holding together federation। which countries practice the system? holding together federation में क्या होता है, states जो होती हैं वो सेंट्रल जो होता है वो स्टेट के साथ पावर डिवाइड करता है, ना कि इसमें स्टेट्स आके सेंट्रल के साथ जुड़ती है। ऐसा नहीं होता है। ये किस में होता है? कमिंग टुगेदर फेडरेशन में। तो इसके एग्जांपल्स हैं इंडिया, पाकिस्तान, इटली। डी इज इंडिया, स्पेन, बेल्जियम। सी इज इन कैनेडा, इटली, जर्मनी। डी इज ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूएसए। द करेक्ट आंसर इज इंडिया, स्पेन एंड बेल्जियम। ISB से हमने याद किया था, ISB दैट इज इंडिया, स्पेन एंड बेल्जियम, याद रखना आप। नेक्स्ट है विच वन कम्स अंडर द यूनियन लिस्ट इन इंडिया? यूनियन लिस्ट में कौन सी चीज़ आती है इंडिया में? पुलिस, एग्रीकल्चर, बैंकिंग, ट्रेड। द करेक्ट आंसर इज बैंकिंग। पुलिस आता है स्टेट में, एग्रीकल्चर स्टेट में, ट्रेड स्टेट में, तो करेक्ट आंसर इज बैंकिंग। बैंकिंग जो आता है वो आता है इसमें यूनियन लिस्ट में। नेक्स्ट इज ऑन विच गिवन सब्जेक्ट कैन बोथ और यूनियन एज वेल एज स्टेट कैन मेक लॉज? कौन से सब्जेक्ट पे दोनों लॉज बना सकते हैं? करेंसी, डिफरेंस, ट्रेड यूनियन, एग्रीकल्चर। करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ट्रेड यूनियन। ट्रेड यूनियन पे सेंट्रल एज वेल एज यूनियन दोनों ही लॉ बना सकते हैं।
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अच्छा करेंसी पे कौन बना सकते हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट, डिफेंस, सेंट्रल गवर्नमेंट, एग्रीकल्चर, स्टेट। नेक्स्ट इज व्हाट इज मेंट बाय रेसिड्यूरी सब्जेक्ट। हमने देखा यूनियन के बारे में, हमने देखा स्टेट लिस्ट के बारे में, तो अभी रेसिड्यूरी सब्जेक्ट क्या है? क्या है मैम? रेसिड्यूरी सब्जेक्ट वो होता है बच्चा लोग जिसमें ना कुछ कुछ चीज़ें यूनियन लिस्ट में छूट गई, कुछ कुछ स्टेट लिस्ट में छूट गई, तो ऐसी चीज़ें जो छूट गई हैं उनको रेसिड्यूरी सब्जेक्ट में डाल दिया गया है। तो इसमें क्या आता है? सब्जेक्ट कम्स अंडर यूनियन लिस्ट, नो। सब्जेक्ट कम्स अंडर स्टेट लिस्ट, नो। सब्जेक्ट अंडर बोथ स्टेट एंड यूनियन लिस्ट, एंड फोर्थ वन है सब्जेक्ट विच आर नॉट अंडर एनी लिस्ट। बताओ, करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डी, दैट इज सब्जेक्ट विच आर नॉट अंडर एनी लिस्ट। जो किसी भी लिस्ट में नहीं हो वो किस में आते हैं? रेसिड्यूरी लिस्ट में आते हैं, रेसिड्यूरी सब्जेक्ट का पार्ट है। नेक्स्ट इज गिव एन एग्जांपल ऑफ सब्जेक्ट मैटर अंडर द रेसिड्यूरी लिस्ट। करेंसी, इरिगेशन, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और कॉमर्स। तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इज द करेक्ट आंसर। क्यों करेक्ट आंसर है? क्योंकि क्या हुआ था कि जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जब बनी थी तब उनको ये समझ नहीं आ रहा था, उनको उस समय ये नहीं पता था कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जैसी चीज़ आगे आएगी, इसलिए उन्होंने उसको किसी में नहीं रखा था। बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इस कंप्यूटर सिस्टम सारी आईटी से रिलेटेड चीज़ों में बहुत ग्रोथ हुई, इसकी वजह से इसको रेसिड्यूरी सब्जेक्ट में डाला और इसके ऊपर जो कानून बनाने का अधिकार है उसे यूनियन को दिया गया। Next is states such as Assam, Nagaland, Arunachal Pradesh and Mizoram enjoy special power under certain provision of the Constitution of India under Article 371. Under which context do they get these provision? First is because of the trade and commerce. Second is protection of land rights of indigenous people. C is special provision for agriculture, and D is for defense purpose. The correct answer is protection of land rights of indigenous people. देखो बच्चा लोग, क्या था कि कुछ स्टेट्स को लैंग्वेज के बेसिस पे बनाया था और कुछ स्टेट्स को उनके कल्चर और उनकी लैंग्वेज, इस चीज़ को कल्चर और उनकी एथनिसिटी, इस चीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया था। अब जो स्टेट जिनके उनके आर्ट एंड कल्चर और उनके बहुत सारी चीज़ों को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया था, वो स्टेट्स थे नागालैंड, झारखंड और उत्तराखंड। इन स्टेट्स को बनाया गया था इनके लैंड राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। जो वहाँ के इंडिजिनियस लोग थे, उनके जो ज़मीन थे वो कोई भी उनसे लेके चला जाता था, इस चीज़ को बचाने के लिए कि उनके लैंड राइट्स, इन स्टेट्स के लोगों के लैंड राइट्स उनके पास रहे, इसकी वजह से कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 371 डाला गया। नेक्स्ट वन इज गिव वन फीचर ऑफ यूनियन टेरिटरी। कौन सा एक फीचर यूनियन टेरिटरी का है? दे हैव पावर्स ऑफ अ स्टेट, they enjoy independent power, the central government has special powers in running these areas, and these areas are areas which are too small to become an independent state but which can be merged with any of the existing state. Correct answer of this question, the central government has special power in running these areas. Central government के पास special power है इन areas को govern करने का। Next है sharing of the power between union government and state government is basic to the structure of constitution. The parliament cannot on its own change this arrangement. Any change to it has to be first passed by both the houses of parliament with least majority. 50%, 3/4, 2/3 and 25%। इसमें ये बोला गया बच्चा क्वेश्चन में कि अगर पावर शेयरिंग में कोई चेंजेस करने हो बिटवीन सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट, कोई अमेंडमेंट करने हो तो किस तरह किए जाएंगे? क्या वो सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट कर सकती है, क्या मतलब कि वो पार्लियामेंट कर सकती है चेंजेस, या तो कुछ अलग प्रोविज़न है? तो पार्लियामेंट और स्टेट्स दोनों को करना पड़ेगा। पार्लियामेंट को कैसे करना पड़ेगा? अगर उनके पास सपोज लेट से उनके पास एक पार्लियामेंट में, लोकसभा राज्यसभा में 300 मेंबर्स है। कितने? 300 मेंबर्स है, ठीक है। तो उसमें से टू थर्ड कितना हुआ इसका? 200, ठीक है। तो 200 लोगों को हाँ बोलना पड़ेगा कोई भी चेंजेस करने के लिए। किस चीज़ में चेंजेस? जो पावर का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट, अगर उसमें कोई चेंजेस करने हैं तो 200 लोग बोलने चाहिए कि यस हमें चेंजेस करने हैं, तब जाके कोई चेंजेस होंगे कॉन्स्टिट्यूशन में। और साथ ही साथ स्टेट के हाफ ऑफ द स्टेट को भी रेडी होना पड़ेगा कि हाँ चेंजेस आप कर दीजिए, हमें कम दे दीजिए, हमें ज़्यादा दीजिए, व्हाट्सो एवर द कंडीशन में भी। So 2/3 is the correct answer. The next one is
नेक्स्ट वन इज द क्रिएशन ऑफ डैश वॉज द फर्स्ट एंड मेजर टेस्ट ऑफ डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स इन इंडिया। किस चीज़ का क्रिएशन पहला टेस्ट था डेमोक्रेसी का? स्टेट अकॉर्डिंग टू रिलीजन, स्टेट अकॉर्डिंग टू कल्चर, लिंग्विस्टिक स्टेट, स्टेट अकॉर्डिंग टू टोपोग्राफी। तो द करेक्ट आंसर इज लिंग्विस्टिक स्टेट। लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट बनाना एक बहुत टफ टास्क था और एक टेस्ट था डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स का। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन 13, ऑन विच बेसिस वर स्टेट लाइक नागालैंड, उत्तराखंड एंड झारखंड क्रिएटेड। आपको याद हो मैंने आपको अभी ही बताई ये बात कि ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज क्या ये क्रिएट हुए थे? नो, एब्सोल्युटली नॉट। ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन? नो। ऑन द बेसिस ऑफ on the basis of commerce and trade? So no. So yeah, on the basis of culture and ethnicity, उनके कल्चर और एथनिसिटी को बचाने के लिए क्या किया था? इन स्टेट्स को बनाया गया था और उनको प्रोटेक्शन दी गई थी, उनके लैंड राइट्स कोई नहीं छीनेगा। ठीक है, सो नागालैंड, उत्तराखंड, झारखंड, कीप रिमेंबर दिस थिंग। नेक्स्ट, बिसाइड्स हिंदी देयर आर डैश अदर लैंग्वेज रिकॉग्नाइज्ड एज शेड्यूल्ड लैंग्वेज बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। हिंदी को छोड़ के कितनी अदर लैंग्वेजेस को शेड्यूल्ड लैंग्वेज माना गया कॉन्स्टिट्यूशन में? क्या 21 है, 23 है, 27, 24? तो करेक्ट आंसर इज 21 और इंक्लूडिंग हिंदी ये बन जाता है 22। नेक्स्ट इज डिस्टिंग्विश फीचर ऑफ फेडरल गवर्नमेंट इज, फेडरल गवर्नमेंट का एक अलग सा फीचर क्या है? नेशनल गवर्नमेंट गिव्स सम पावर्स टू द प्रोविंशियल गवर्नमेंट, पावर इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, इलेक्टेड ऑफिशियल एक्सरसाइज सुप्रीम पावर इन द गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट पावर इज डिवाइडेड बिटवीन डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। करेक्ट आंसर इज बी, पावर इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। ठीक है, ये एक अलग फीचर है फेडरल गवर्नमेंट का। नेक्स्ट इज इन द लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन एटलीस्ट डैश ऑफ द पोजीशन आर रिजर्व फॉर वुमेन। कितनी पोजीशन जो थी वुमेन्स के लिए रिजर्व थी लोकल गवर्नमेंट में? क्या वो 1/3 थी, क्या वो 2/3 थी, क्या वो 50% थी या 25% थी? सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 1/3। 1/3 पोजीशन वुमेन्स के लिए क्या थी? रिजर्व हैं, थी नहीं मतलब है, रिजर्व है लोकल गवर्नमेंट की इलेक्शन में। कितनी? 1/3 सीट्स। इससे क्या हुआ? वुमेन्स एम्पावर होंगी, वो अपनी बात रख पाएंगी। सो हैट्स ऑफ टू दिस टाइप ऑफ इलेक्शंस। नेक्स्ट इज द सिस्टम ऑफ पंचायती राज इन्वॉल्व्स village and state union level, village district state level, village and state level, village block and district level. Correct answer is D, that is village block and district level is the correct answer. Next is holding together federation. holding together federation क्या होता है बच्चा लोग? जिसमें जो किसी भी टेरिटरी के अंदर जब सेंट्रल के ऊपर ज़्यादा बर्डन हो रहा हो, मतलब बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन इनको देखना है, ये सब करना है, तो इसके लिए क्या होता है? लोगों को डिवाइड कर दिया, मतलब हमारे पावर्स डिवाइड कर दिए जाते हैं, सेंट्रल के पावर डिवाइड कर दिए जाते हैं, तो उसको चीज़ को कहते हैं होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। इसमें सेंट्रल स्ट्रॉन्ग रहता है एज़ कम्पेयर टू स्टेट। स्टेट के पास इक्वल पावर नहीं रहते हैं, बट स्टेट के पास सेंट्रल से कम पावर रहते हैं। नेक्स्ट इज अ लार्ज कंट्री। इसमें से आपको बताना है कौन से ऑप्शन सही है। अ लार्ज कंट्री डिवाइड इट्स पावर बिटवीन कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट्स एंड नेशनल गवर्नमेंट। द सेंट्रल गवर्नमेंट टेंड्स टू बी मोर पावरफुल विज़ द स्टेट। All states constituent states usually have equal power. क्या होल्डिंग टुगेदर में इक्वल पावर होते हैं? नहीं होते हैं बच्चा लोग, नहीं होते हैं। इक्वल पावर किस में होते हैं? इक्वल पावर होते हैं कमिंग टुगेदर फेडरेशन में। कमिंग टुगेदर फेडरेशन एग्जाम्पल है यूएसए, और होल्डिंग टुगेदर में आईएसबी, दैट इज इंडिया, स्पेन एंड बेल्जियम आएंगे। कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट्स हैव अनइक्वल पावर, तो स्टेट के पास अनइक्वल पावर होते हैं। यस, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड आर द करेक्ट ऑप्शन, ए, बी, डी करेक्ट है आंसर। नेक्स्ट देखते हैं 19 क्वेश्चन। व्हेन वाज द बिगनिंग ऑफ द एरा ऑफ कोलिशन गवर्नमेंट एट द सेंटर विच लेड टू द न्यू कल्चर ऑफ द पावर शेयरिंग रिस्पेक्ट टू द ऑटोनॉमी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट केम? 1990s, 1980s, 1870s, 2000। सो करेक्ट आंसर इज 1990s। बच्चा क्या हुआ था कि जब कुछ सालों तक 1947 से अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट बनी थी, तो उन्होंने क्या किया था? स्टेट गवर्नमेंट को उतने पावर नहीं दिए थे जितना पहले हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है या पहले दिए जाते थे। तो क्या दिक्कत हुई कि ऐसी सिचुएशन में थोड़े समय के बाद ये हुआ कि वो गवर्नमेंट इलेक्शन नहीं जीती। इस वजह से गवर्नमेंट ने क्या किया? कोलिजन बनाया, गठबंधन बनाया, कुछ अलग पार्टीज़ के साथ जुड़ गई और जुड़ के फिर इलेक्शन जीता, और बाद में उनको फिर समझ आया कि नहीं, हमको स्टेट को पावर देना ज़रूरी है, इसलिए फिर स्टेट को पावर दिए गए। नेक्स्ट इज इफ देयर इज अ क्लैश बिटवीन द लॉज मेड बाय द स्टेट एंड द सेंटर ऑन अ सब्जेक्ट ऑफ द कॉन्करेंट लिस्ट, द सेंट्रल विल प्रिवेल, द स्टेट लॉ प्रिवेल,
Supreme Court has to intervene to decide about the laws prevailing in their respective jurisdiction. करेक्ट आंसर है सेंट्रल लॉ प्रिवेल. सेंट्रल लॉ प्रिवेल्स करेंगे अगर दोनों के बीच में क्लैश हुए, दोनों लॉज के बीच में स्टेट और सेंट्रल के सब्जेक्ट में कोई क्लैश हुए तो ये थे हमारे पूरे 20 क्वेश्चन. आई होप यू लाइक दिस सेशन. थैंक यू सो मच.